वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर्स। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है। लेकिन आपके टेंशन को दूर करने के लिए मैं मयंक पांडे लेके आया हूं आपके लिए हाफ ईयरली प्रीवियस ईयर के पेपर का सलूशन। तो आज हम लोग सलूशन करेंगे जीएचएस का, गर्ल्स हाई स्कूल का, और देखेंगे कि कैसे पेपर्स हाफ ईयरली में बनते हैं। आपके अंदर तमाम टेंशन्स होती हैं कि पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या रहेगा पेपर में, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। तो पेपर का सलूशन देखने से एक आइडिया मिलता है कि वास्तव में पेपर में क्या आ सकता है और क्या पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। इसी तरीके से जितने भी इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं आप, इसमें जितने भी अच्छे आईसीएससी के कॉलेज हैं उन सब के पेपर्स हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कराएंगे और सभी सब्जेक्ट का पेपर आपको सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा। तो और बाकी कॉलेजेस का पेपर देखने के लिए इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का सेशन। ये जीएचएस का पेपर है बेटा, ये 4 पेजेस का था जिसको मैंने एक पेज पे ला करके सेट कर दिया है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, जिससे आपको भी क्या होगी, असुविधा होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन को काट काट करके पीपीटी बना ली है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, आपको दिख रहा होगा, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ। पहले और 5 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सभी क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, सही ऑप्शन चुनना है कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन वेयर सॉल्वेंट इज लिक्विड अदर देन वाटर। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो वो वाटर के अलावा कुछ हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है बेटा, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस। अगर वाटर होता तो क्या कहलाता, वाटर होता तो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता। क्लियर है? ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा सब्सटेंस 2 टाइप का होता है, आपने पढ़ा होगा। एक होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एक होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस। तो अ सब्सटेंस विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज हाइड्रेटेड सब्सटेंस। ये देखो, ये वाला ऑप्शन है हाइड्रेटेड सब्सटेंस। क्लियर है बेटा इतना? तो आगे चलते हैं। थर्ड, when a substance absorbs moisture from the atmosphere but does not form solution। ऐसा सब्सटेंस यानी कोई भी सब्सटेंस जब किससे, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले लेकिन सोल्यूशन फॉर्म ना कर पाए। जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे आप चिप्स का पैकेट ले आते हो, आप खाए 1-2 चिप्स, उसके बाद रख दिए, थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों के बाद या 1-2 दिन के बाद आपने सोचा कि आपको याद आया, अरे मैंने तो चिप्स ले आया था, मैंने उसको खाया नहीं, चलो ठीक है निकाल के खाने की कोशिश किया। अब आप वो चिप्स में जो क्रंचीपन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर का वो चिप्स क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन सोल्यूशन फॉर्म नहीं करती कि भैया चिप्स घुल करके पानी बन गई एकदम, सोल्यूशन अच्छा सा कलरफुल सोल्यूशन दे दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं डेलिक्वेसेंस, डेलिक्वेसेंसी। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेलिक्वेसेंसी, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन सोल्यूशन फॉर्म नहीं करता है। ठीक है बेटा, अगला चलते हैं। द सब्सटेंस दैट कैन रिमूव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दे, ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है बेटा, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग का मतलब क्या, सुखाना। सुखाने का मतलब क्या, कपड़ा सुखाते हो क्या निकलता है कपड़े से, पानी। तो किसी सब्सटेंस से अगर पानी को निकाल दिया जाए तो, और पानी निकाल दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हम लोग उसे कहेंगे कि ये नॉन हाइड्रेटेड सब्सटेंस बन गया। और जो सब्सटेंस इस पानी को निकालता है उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस से वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग एजेंट बोलेंगे। When a compound loses its water of crystallization on exposure to dry air, ऐसा क्या बोल रहा है,
व्हेन अ कंपाउंड, कोई कंपाउंड लॉसेस इट्स वाटर, वाटर यानी क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर है वो तब लूज करे जब उसको ड्राई एयर में रखा जाए। तो ड्राई एयर में रखने के बाद अगर वाटर क्या होता है, रिमूव होता है किसी ऑब्जेक्ट से या किसी सब्सटेंस से, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं ई फ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ई फ्लोरोसेंस। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले पर देखते हैं। मैच द एटॉमिक नंबर 4, 14, 8, 15 एंड 19 विद ईच ऑफ द फॉलोइंग अ सॉलिड नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी। तो यहाँ पे कुछ मेटल्स या कुछ सब्सटेंस दिया है जिसकी एटॉमिक नंबर हमको गिवन है पहले से ही, और हमें बताना है कि यहाँ नीचे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं कौन सा मैच करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम सबका क्या निकाल लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। तो देखो 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,2 हो जाएगा। उसके बाद 14 का करेंगे तो बेटा हो जाएगा कितना, 2,8,4। उसके बाद अगर हम 8 का करेंगे तो आ जाएगा 2,6। उसके बाद अगर हम 15 का करेंगे तो हो जाएगा 2,8,5। उसके बाद हम 19 का करेंगे तो हो जाएगा 2,8,8,1। ठीक है, ये इतना मैंने कर लिया। अब पहला क्या पूछ रहा है, अ सॉलिड नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 3, कोई ऐसा नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3, 2, 1 हो सकती है। तो अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी और वो नॉन मेटल होगा। तो यहाँ कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 15 वाला। तो पहले का आंसर आपको मिल गया, क्या हो गया, पहले का आंसर आपको देना पड़ेगा क्या, 15। दूसरा है अ गैस ऑफ वैलेंसी 2, एक ऐसा गैस जिसकी वैलेंसी 2 हो। अब यार गैस जो होता है ना ये भी नॉन मेटल ही होता है। कोई ऐसा सुना है कभी मेटल कोई गैस हो? कोई मेटल गैस फॉर्म फॉर्म तो कर सकते हैं लेकिन मेटल कभी गैस नहीं हो सकता। तो जो गैस होते हैं वो भी नॉन मेटल ही होते हैं, और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी 4 होगी, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी 3 होगी, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी 2 होगी। तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढना है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6। तो यहाँ देखिए इसका आंसर आपको ये 8 वाला मिल रहा है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। तो सेकंड का आंसर हो गया कितना, 8। उसके बाद अब मेटल ऑफ वैलेंसी 1, ऐसा मेटल जिसकी वैलेंसी 1 हो। अब मेटल की वैलेंसी बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन से पहचानी जाती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी सब्सटेंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी 1, 2 और 3 हो जाएगी और ये मेटल कहलाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला देखो 1। तो यहाँ पर जो 19 है आपका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। अ नॉन मेटल ऑफ वैलेंसी 4, ऐसा नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी क्या हो, 4 हो। तो नॉन मेटल की वैलेंसी 4 होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए 4 बोल रहा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक आपको ये 14 मिल रहा है, देखिए इसको 284। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 हो गया बेटा, एक तो बचा है तो यही होगा फाइनली इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। हालांकि इसको भी देख लेते हैं, मेटल ऑफ वैलेंसी 2 तो किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी वही आंसर इसका होगा। तो 4 है, 2,2। ठीक है, इतना ही बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है द एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। कुछ नेम पूछ रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम के नेम पूछ रहा है। कंडीशन उसने दे के रखी है, नाम आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है, एक एलिमेंट है विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, एक ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो भाई ऐसा तो हमारे पास एक ही है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक ही एलिमेंट है जिसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छे से आप इसको जानते होंगे, हमारा प्यारा सा क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है इसके न्यूक्लियस में। एन एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 0, भाई ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 0 हो। अब वैलेंसी किसकी 0 होती है, नोबेल गैसेस की। नोबेल गैसेस बहुत ढेर सारी होते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो मन कहे लिख डालो। सारे
सब के सब जितनी यहाँ पर लिस्ट दी गई है आपको, इन सब की वैलेंसी क्या है, 0 ही है। इसमें से कोई भी एक आप चुन लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, जिससे आपको ज़्यादा प्यार हो, आप लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अ मेटल विद वैलेंसी 2, एक ऐसा मेटल जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो बेटा आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें सेकेंड ग्रुप देखा होगा जिसको हम लोग एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। एल्कली, अब कभी लोग पीरियोडिक टेबल नहीं भी पढ़े होंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं पीरियोडिक टेबल इस बार। तो पीरियोडिक टेबल देखा तो होगा एक आध बार, तो उसमें देखो ऐसे लंबी लंबी लाइंस होती हैं। तो फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लाइन में आप देखेंगे वहां पर क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सेकेंड लाइन देखेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारा, सॉरी एसआर होता है, इस तरीके से ढेर सारा क्या होता है आपको एलिमेंट मिलेगा। इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी बेटा 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया यहाँ पर एक ऐसा मेटल जिसकी वैलेंसी 2 है, वो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, कुछ भी लिख दीजिए एक तो, जो आपको मन कहे। ठीक है, 2 atoms having the same number of protons and electrons but different number of neutron। बेटा ये आपको ना बेवकूफ़ बनाया गया है। क्यों बेवकूफ़ बनाया गया है? आपको पढ़ाया गया है आइसोटोप, और घुमा करके पूछ लिया गया है कि 2 ऐसे एटम बताइए जिनमें न्यूट्रॉन के नंबर्स डिफरेंट हो बट प्रोटॉन्स के नंबर सेम हो। तो बेटा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ पे कार्बन 612 लिखूंगा और 6C14 लिखूंगा तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे आइसोटोप बोला जाएगा। अगर इसके अंदर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखा जाए तो कितना है बेटा 6। और इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखा जाए तो 8, क्योंकि 14 में से 6 को माइनस करोगे 8 आएगा, 12 में से 6 को माइनस करोगे 6 आएगा। तो ये दोनों एलिमेंट में देखिए न्यूट्रॉन के नंबर्स क्या है, डिफरेंट है, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपसे आइसोटोप पूछ लिया है, बस घुमा के लिख दिया गया है ताकि बच्चे समझ ना पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऐसा शेल जो न्यूक्लियस के एकदम पास में हो। तो न्यूक्लियस के पास में कौन सा शेल होता है बेटा, फर्स्ट शेल होता है, या फिर इसको के शेल का नाम दिया जाता है, KLMN होता है ना, KLMN। तो के वाला क्या होगा, न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, सबसे पास वाला शेल का नाम क्या होगा, के शेल। क्लियर है? ठीक है, आगे चल लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है मैच द कॉलम, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। अब इसमें इधर कंपाउंड्स के नेम दिया है, इधर फॉर्मूला दिया है, आपको सिर्फ मैच कर लेना है। तो मैच कैसे करोगे, देखो पहला दिया है सिलिका, तो सिलिका को बेटा बोलते हैं SiO2। ठीक है, ये तो इससे हो गया। फिर दिया है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को बेटा बोलते हैं NaOH, ये इसका कॉमन नेम है। देखो दो चीज बता दे रहा हूँ, एक तो NaOH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका क्या है, ये इसका केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको, कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा। दूसरा होता है KOH, KOH को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, कास्टिक पोटैश। क्या होता है भैया, कॉस्टिक पोटैश। ठीक है, कास्टिक पोटैश। तो यहां पर देखो कास्टिक सोडा NaOH होगा, कास्टिक पोटाश क्या हो जाएगा, KOH हो जाएगा। कोई बात, ठीक है, कास्टिक पोटैश। उसके बाद क्या होगा, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वॉशिंग सोडा Na2CO3 को कहते हैं या बेकिंग सोडा में Na2CO3 को कहते हैं। तो ये कैसे हम लोग बात करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वॉशिंग सोडा होता है बेटा, याद रखिएगा वो होता है Na2CO3, और बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, NaHCO3। हाइड्रेटेड वाला
बेकिंग सोडा होता है, और नॉन हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन वाला क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, और नॉन हाइड्रोजन वाला क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा होता है। क्लियर? ये जानबूझ के दोनों साथ में दिए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन जनरेट हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मॉलीबेडनम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो बेटा अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस है उसमें हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को लेते हैं 3:1 के रेशियो में, और उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब या एक बर्तन में डाल देते हैं। बर्तन में डालने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, लगभग इसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब आपको अच्छे से पता है कि अगर हमें रिएक्शन की रेट को क्या करना है, तेज करना है, यानी रिएक्शन को जल्दी से करवाना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें डालते हैं एक कैटालिस्ट। तो यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आयरन, Fe। और Fe को, Fe कैटालिस्ट जो होता है उसको प्रमोट करने के लिए किसको डाला जाता है बेटा, मॉलीबेडनम। तो यहां पर मॉलीबेडनम यूज एज अ प्रमोटर, मतलब यहां पर जो मॉलीबेडनम होता है, मॉली मॉलीबेडनम मॉलीबेडनम वो क्या होता है, मॉलीबेडनम एक प्रमोटर की तरह यूज होता है। ठीक है, किस तरह यूज होता है, यूज्ड एज एन प्रमोटर, यूज्ड एज अ प्रमोटर। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज केप्ट इन कलर्ड बॉटल। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन पे अगर लाइट पड़ जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब ये अलग अलग हो जाता है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम कलर्ड बॉटल में रखते हैं ताकि इस पर लाइट ना पड़े। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जैसे आपका AgNO3, इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। अगर हम इसके ऊपर लाइट डाल देंगे तो भैया Ag अलग हो जाएगा, उसके बाद NO2 गैस निकल जाएगा, O2 गैस निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा मामला। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम क्या होता है, हम लाइट में नहीं रखते, वरना ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन व्हेन पीस ऑफ आयरन इज एडेड टू दिस सोल्यूशन। तो बेटा ब्लू सोल्यूशन जो होता है CuSO4 का, वो होता है ब्लू कलर का। ठीक है, इसमें हमने Fe डाला, आयरन। तो आयरन डालने पर हमने क्या किया, देखा कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। भाई ज्यादा ताकतवर इंसान अगर आपको हटाना चाहे अपने रास्ते से तो हटा सकता है, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, आप कमजोर हैं। अब आप कमजोर हैं तो आप उससे लड़ नहीं सकते। वही हाल है हमारे बेचारे कार्बन का, सॉरी कॉपर का। ठीक है, आयरन क्या है, गुंडा है एक नंबर का। कॉपर क्या है, सीधा साधा आदमी, बाल बच्चों वाला, अपना SO4 के साथ जी खा रहा है। और Fe आया, क्या किया, हटो चलो भागो तुम, आज से ये घर मेरा। तो इसने क्या किया, कॉपर को हटा लिया और FeSO4 बना लिया, और कॉपर बेचारा रोता हुआ बाहर निकल आया। इसको बहुत ढेर सारा क्या लग गया, बुरा लग गया, क्या करे बेचारा। ठीक है, तो FeSO4 का कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। इसलिए ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में। तो जब कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है उसमें जब हम आयरन डालते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देता है, ग्रीन कलर बना देता है। और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, FeSO4 की वजह से, यानी आयरन सल्फेट की वजह से। फोर्थ है, बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट। भाई आप बॉइल्ड पानी पियोगे या फिर डिस्टिल्ड पानी पियोगे तो कोई स्वाद ही नहीं आता। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर हैज नो मिनरल्स। भाई इसके अंदर मिनरल्स ही नहीं होता ना, सब तो उड़ा दिया आपने गर्म करके। ठीक है, जितने मिनरल बेचारे नेचर ने घोले थे पानी के अंदर, उसको तो गर्म करके आपने बैक्टीरिया मारने के चक्कर में सब उड़ा दिया। ठीक है, कि हम बीमार ना पड़ जाएं, और इसलिए वाटर का जो जो वाटर होता है उसके अंदर कोई मिनरल ही नहीं रह गया।
और जब मिनरल ही नहीं रह गया तो वाटर के अंदर जो टेस्ट होता है वो बेटा मिनरल की वजह से ही होता है। अगर मिनरल नहीं होगा तो वाटर का टेस्ट ही नहीं होगा। बिस्लेरी पिया है कभी, या एक्वाफीना? तो आप जब उसको पीते हो, अगर ठंडा पीते हो तो चलो ठीक है, थोड़ा सा गर्म करके पियो, गरम गरम का मतलब थोड़ा नॉर्मल पियो, तो देखो एक कड़वाहट सी आती है उस पानी में। क्यों कड़वाहट से आती है? मिनरल की वजह से। अब वो मिनरल्स में प्रेजेंट ना हो तो कोई टेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि वाटर इज द ऑर्डरलेस कलरलेस सब्सटेंस, बचपन से रट्टा मारते चले आए हो। तो वाटर क्या होता है? ना इसके पास कोई महक होती है, ना इसके बेचारे के पास कोई कलर होता है, तो क्या करे, सारे टेस्ट वगैरह, टेस्ट भी नहीं होता है, तो इसके पास सब कुछ क्या होता है? मिनरल ऐड होने की वजह से होता है। और मिनरल को तो आपने गर्म करके निकाल दिया, तो बचा क्या इसके पास? कुछ भी नहीं, टेस्ट भी नहीं बचा बेचारे के पास। आगे चलते हैं। एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। भाई जो एयर वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होती है और नाइट्रोजन कम अमाउंट में डिजॉल्व होती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि आपका जो एयर है उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक, और वाटर है उसके पास H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो H2O है, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ एक स्पेशल बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है और नाइट्रोजन कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है। तो जो एयर डिसॉल्व होता है ना वाटर में, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, जबकि नेचर में जो एयर मिलता है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होता है। लेकिन अगर पानी से हवा निकालते हो तो उस हवा में आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी बेटा, उसमें नाइट्रोजन कम मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, है ना। अब ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये मुझको उतना विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपने दूसरी स्क्रीन पे देख लेता हूँ, आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा मुझे लगता है। ये है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है बेटा, CH3COOH। तो इसको क्या करते हैं, इसमें पहले काउंट कर लो, कितने कार्बन है बेटा? 2। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4। और कितने ऑक्सीजन है? 2। CH3COH। अब इसके हमको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो कितना कार्बन है बेटा? 2 कार्बन, तो 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस 2 इंटू 16, कितना हो गया बेटा? 24 प्लस 4 प्लस 32। अब इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा, आप जोड़ लोगे, मेरी तरह कमजोर नहीं होगा आपका। 46 प्लस 4 50, ठीक है। 24 32, सॉरी गड़बड़ा गया, देखो इसीलिए बोल रहा था ना मेरा मैथ कमजोर है, ठीक है। 24 और 32 ऐड होगा तो बेटा हो जाएगा 56। 56 में 4 जोड़ा 60 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो 60 आ गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर नंबर 2, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। यहां हम क्या करेंगे? 6 इंटू पहले कार्बन का निकाल लो, कितना है? 12, प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1, प्लस 6 इंटू, प्लस 6 इंटू, प्लस 6 इंटू 16, तो 6 12, 12 इंटू 6 आ गया 72, 12 और 6, 16 इंटू 6 96, ठीक है। 96 स्क्वायर का 2 2 4 4 6 0, 1 लगा, 7 1 8 9 9 9 18, ठीक, 7 1 8 1 9, हाँ 18, 180। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 180। और कार्बन कितना है? 72। तो परसेंटेज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज कॉम्बिनेशन, परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो भैया कार्बन का मास कितना है? 72, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180,
इनटू क्या कर देंगे 100% कॉम्बिनेशन निकल आएगा। इसको कट्टम कुट्टा खेल लिया, 100 से 10 से 0 मर गया, ये 9 ये 5, ठीक है। उसके बाद 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, 40% आपका क्या आ जाएगा बेटा कार्बन। तो कार्बन का परसेंटेज कॉम्बिनेशन क्या आ गया 40 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बेटा मुझे एक पेज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझे इस पे सॉल्व करेगा, यहाँ स्पेस है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 100 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 1.9 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 100 ग्राम शुगर dissolved in 1.9 किलोग्राम ऑफ वाटर। पहली बात तो इसने इतनी कर दी, तो इतना मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमारी बात अगला क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना। तो यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन चाहिए तो परसेंटेज कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन, तो सॉल्यूट का मास कितना है बेटा 100, अच्छा इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालना है तो 100। सॉल्यूट आपका 100 ग्राम है और सॉल्वेंट आपका 1.9 किलोग्राम यानी 1900 ग्राम है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे सोल्यूशन। तो भैया 1900 ग्राम आपका सॉल्वेंट है और 100 ग्राम आपका क्या है सोल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूट है। दोनों मिल करके सोल्यूशन का मास कितना कर देंगे 2000 इंटू 100 कर दिया, कट्टम कुट्टा लिया दिया फिर से। उसके बाद यहाँ पर कट पिट के क्या आ गया बेटा 5%। तो कंसंट्रेशन कितना है बेटा 5%। अगर मान लेते हैं आपको कंसंट्रेशन निकालना है ग्राम पर लीटर में, तब आप क्या करोगे, या ग्राम पर मिलीलीटर में, कुछ भी करना हो तो आप कैसे निकालोगे। तब आप यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कर दोगे तो उसमें आ जाएगा। फिलहाल आप परसेंटेज में ही काउंट कीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है कि आप किस में निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा ऑब्जेक्टिव फेवरेट वन है, कुछ भी तुक्का मार दो, कोई मजा, कोई प्रेशर ही नहीं रहता, सारे ऑप्शन तो सामने हैं। जय राम जी की, हाँ कुछ भी मार दो, सब आपके मन का। ठीक, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। हम ऐसे नहीं मार सकते, हमको तो बताना पड़ेगा, आपके जैसे मज़े हमारे कहाँ। ठीक है चलो। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स। किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो रिप्रेजेंट करता है उसके एक मॉलिक्यूल को। अरे भाई H2 लिखा, CO2 लिखा, H2O लिखा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ही तो है कंपाउंड के, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एक मॉलिक्यूल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसके एक मॉलिक्यूल को। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी यार, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाओ चाहे जो बनाओ, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही रहती है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी 3 होगी, बस काम खत्म। तो यहाँ पर 3 टुक मार दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो केमिकल चेंज का नहीं है। इट इज रिवर्सिबल। तो केमिकल चेंज तो रिवर्सिबल हो सकता है बेटा, आगे से पीछे भी जा सकता है, पीछे से आगे भी जा सकता है, मतलब एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बन सकता है, दूसरे सब्सटेंस से पहला सब्सटेंस। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट ले आइए, उसको गर्म करेंगे तो व्हाइट कलर का हो जाएगा ब्लू कलर से, फिर उसमें पानी डाल दो फिर ब्लू कलर का हो जाएगा। बहुत अच्छा सा रिएक्शन होता है, कभी करके दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ये सब देखने को मिलता रहेगा आपको। फिलहाल
हम टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लेते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, पाउडर जो होगा वो व्हाइट कलर में बदल जाएगा, ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लू कलर होता है वो होता है वाटर की वजह से, और जब मैंने उसको गर्म किया तो उसका वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो उसका कलर क्या हो गया? व्हाइट कलर का हो गया, और व्हाइट कलर में फिर से अगर एक दो बूंद हमने पानी उसमें डाला तो फिर से ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर से वाटर मिल जाएगा। तो भैया रिवर्सिबल तो हो सकता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता फाइनली, ठीक है। नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व, रिएक्शन होने पे नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व, मतलब जो उसमें एनर्जी यूज्ड हुई है या दी गई है या ली गई है, उसमें टोटल एनर्जी अगर देखी जाए तो चेंज, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, यानी एनर्जी कंजर्वेशन बता रहा है ये, कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज हो गई, इसको अभी हम लोग बात करते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। हो सकता है क्या पता अगले दो ऑप्शन में हमको कोई ऐसा मिल जाए जो ना हो, ठीक है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो बेटा अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो नया सब्सटेंस तो बनना ही बनना है, वरना केमिकल रिएक्शन ही किस काम की है ना, तो केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं है। अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो या तो बेटा गर्म करना पड़ता है, या तो वो खुद इतना गर्म हो करके रिएक्शन कर लेता है कि हमको ही जला देता है ना। तो इससे बढ़िया तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन क्या है कि या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब बेटा सेकंड ऑप्शन ही सही है आपका, नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व, मतलब जो नेट एनर्जी इसमें दी गई है, नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व, मतलब कोई भी जो इसके अंदर जो एनर्जी है वो पहले जितनी ही बनी ही रहती है, जितनी एनर्जी आप गरम वरम करने में लगा रहे हो ये एब्जॉर्ब करके उसको नया सब्सटेंस बनाने में यूज कर लेती है, और फिर से जब पूरे सब्सटेंस की एनर्जी देखोगे तो उतनी ही रहती है। तो इसका मतलब आपका ये जो बी ऑप्शन है ये इट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं बेटा? जैसे क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो पहले एक चीज आपको मिलेगी सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कौन सी गैस निकलेगी, देखो यहाँ ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉन अदर प्रोडक्ट, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O2 माइनस, O के ऊपर बेटा 2 माइनस लगा है, इसमें कह रहा है कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैसे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, तो 2,6 होता है जनरली, बट इसके ऊपर देखो 2 माइनस लगा हुआ है। 2 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिया हुआ है किसी से, यानी इलेक्ट्रॉन के पास पैसे नहीं थे, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उसने क्या किया, उसको आ गई जरूरत पड़ गई कुछ, और उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए किसी से। तो अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 2,8, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8। देखो बच्चे 6 मार के चले आते हैं और यहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर चार्जेस वगैरह का भी ध्यान देना है कि क्या चार्जेस हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बाप रे बाप, और सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन ध्यान देना है। वाह, ये तो लॉटरी लग गई आप लोगों की है, आसानी से आप कर लोगे। चलो पहचानते हैं, पहला है NaOH प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस H2O, ये लिटिल बिट NaOH आपका बेस दिख रहा है, HCl क्या दिख रहा है बेटा, एसिड दिख रहा है। अरे एसिड बेस मिलने पे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब उसमें क्या बनता है, एक सॉल्ट और एक वाटर बनता है, याद आया याद आया याद आया, मुझे भी याद नहीं था। चलो तो क्या करें अब, NaOH इसका क्या टाइप हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा NaOH यानी बेस और एसिड मिल करके क्या बनाया इन्होंने, इन्होंने बनाया सॉल्ट और वाटर, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा ये किस टाइप का रिएक्शन होता है बेटा, ये
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन तो बेटा सिर्फ 4 टाइप के ही होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप है। ठीक है, दूसरा है देखो 2HgO Hg+O2। अच्छा, इसमें एक कंपाउंड है, दो में बट रहा है। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो क्या है? ये तो डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या? जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। इधर एक सब्सटेंस है, इधर दो हैं, तो डिकम्पोजिशन। PbO2 प्लस SO2 इक्वल्स टू PbSO4। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सब्सटेंस बना लें तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया बेटा। ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पे देखो AgNO3 NaCl AgCl प्लस NaNO3। AgCl बेटा फॉर्म करता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, AgCl क्या फॉर्म करता है? प्रेसिपिटेट। तो AgCl प्रेसिपिटेट का फॉर्म करता है, तो बेटा यहाँ पर आपका ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? ये भी होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का। किसका होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट का। उसके बाद फिफ्थ में क्या है? Fe प्लस USO4 FeS। अरे अभी तो बताया था पीछे, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। गुंडा मवाली, अभी याद आया होगा आपको। ठीक है, बताया नहीं था? आयरन क्या होता है? गुंडा होता है। कॉपर बेचारा सीधा साधा आदमी, कॉपर सल्फेट के साथ हंसी खुशी रह रहा है। हाँ, सल्फेट के साथ शादी वादी करके आयरन भाई साहब आए, कहे हटो हम आएंगे तुम्हारे घर में रहने। तो आयरन भाई साहब ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। What do the following symbols stand for? देखो यहाँ 2H लिखा हुआ है बेटा और यहाँ लिखा हुआ है 2H2। तो जब H लिखा हो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि जब H होगा तो सिर्फ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब H2 होगा तो ये क्या कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो H2 होगा तो मॉलिक्यूल, H होगा तो एटम। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन इसको थोड़ा मैं सही कर दूं, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है ना? अब सही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कह रहा है वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। अगर वाटर को हम क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करते, क्विक लाइम किसको कहते हैं बेटा? क्विक लाइम कहते हैं CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और जब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं ना, ये उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। जैसे चाय उबलती है ना आपके घरों में, वैसे ही उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। और ये बहुत ही ज्यादा कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, ढेर सारी हीट एनर्जी निकाल देती है बेटा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म कर देता है स्लेक्ड लाइम, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उल्टा बोल दिया, सॉरी, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? स्लेक्ड लाइम बना देता है। और इस स्लेक्ड लाइम का यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, यानी दीवालों पर पेंट करने के लिए। ठीक है, कभी कभी उल्टा बोल दिया जाता है, गलती हो जाती है बेटा। ठीक है, टेंशन मत लिया करो। अच्छा, अगला है बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। जब बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन को सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं बेटा, तो बना देता है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड तो नॉर्मली नमक है,
लेकिन बैरियम सल्फेट जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है और रिएक्शन देखने में कुछ ऐसी लगती है। देखो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, बैरियम क्लोराइड डाला है किसमें, सोडियम सल्फेट में। अब सोडियम सल्फेट में मैंने बैरियम क्लोराइड, मैं नहीं हूं मतलब कोई और है, सॉरी, मतलब ये भाई साहब डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, देखो व्हाइट कलर दिख रहा है ना आपको। तो व्हाइट कलर का क्या करता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। और ये प्रेसिपिटेट किसका होता है बेटा, ये प्रेसिपिटेट होता है किसका, बैरियम सल्फेट का। क्लियर। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में पास करेंगे तो बेटा रिएक्शन तो होती है CuSO4 प्लस H2S इज इक्वल्स टू CuSH2SO4। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे जो ये CuS है ये बेचारा इस ब्लू कलर को फेड करके ब्लैक कलर बना देता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट, ये जो आप दिख रहा है ये इसको कहते हैं कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का जो कलर होता है ना बेटा, ये ब्लैक कलर का होता है, एकदम काला कोयला कार्बन, ठीक है। तो काले काला क्या होता है, फॉर्म करता है। देखो यहाँ टेस्ट ट्यूब रखी है, नीचे देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें मैंने H2S गैस, मैंने नहीं मतलब भाई साहब ने H2S गैस पास की, और यहाँ देखो ऊपर ये ब्लैक ब्लैक कलर का आपको एक दिख रहा होगा, ये क्या है, ये CuS है बेटा, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे किसमें, कॉपर सल्फाइड के सोल्यूशन में या कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो क्या बनेगा, तब बन जाएगा कॉपर सल्फाइड। और कॉपर सल्फाइड किस कलर का होता है बेटा, ब्लैक कलर का, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा देखो कैल्शियम ये है आउटर मोस्ट, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद यहां पर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा, अब करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको इधर दे देगा, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा Ca2+, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे ही बेचारे के पास, और 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2-, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा और मिल करके क्या बना लेंगे, CaO। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। इसी तरीके से अमोनिया है, अमोनिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइड्रोजन भाई साहब आए इधर से भी हाइड्रोजन आए, इधर से भी हाइड्रोजन आए। अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब क्या हो रहा है, अब इनको भी क्या करना है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, इनको भी स्टेबिलिटी गेन करनी है। ये स्टेबिलिटी तब गेन करेंगे जब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ये स्टेबिलिटी तब गेन करेंगे जब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से नियरेस्ट जो नोबेल गैस होती है वो हीलियम होती है, तो हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है। नाइट्रोजन के नियरेस्ट गैस कौन सी होती है, नियॉन होती है, तो ये नियॉन जैसा बनना चाहेगा। अब होगा क्या, अब ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे बेटा, शेयर कर लेंगे। तो कैसे शेयर करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहा नाइट्रोजन, ये इसका बड़ा सा ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट, और ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट। यहाँ आ गए हाइड्रोजन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या किया, शेयर कर लिया। और नाइट्रोजन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट के अंदर, इसके ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इस हाइड्रोजन के अंदर 1 2, इस हाइड्रोजन के अंदर 1 2। और फाइनली ये लोग क्या बना लेते हैं, ये लोग बॉन्ड बना लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बना दिया क्या, NH3। और NH3 को ही क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया बोलते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, और ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का ये हो गया,
नाइट्रोजन यानी अमोनिया का ये हो गया। बस अंतर क्या है, इसमें बन रहा है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर हो गया है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर परमानेंटली हो जाए तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, स्वाहा। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए तो बेटा जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है स्टेट द ओरिजिनल कलर ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एंड द कलर ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेनिंग आफ्टर हीटिंग। तो सबसे पहले लिखा है लेड नाइट्रेट PbNO3। क्या है? PbNO3। तो PbNO3 का क्या हो गया? होल ट्वाइस। ये हो गया लेड नाइट्रेट। वैसे तो ये भाई साहब होते हैं वाइट कलर के। किस कलर के दिखाई पड़ते हैं? वाइट कलर के। लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है तो ये बना लेते हैं लेड ऑक्साइड यानी PbO। और इसका भी कलर बेटा वाइट ही होता है, लेकिन साथ में निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है, भूरी भूरी गैस, और बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है। इसलिए इस रिएक्शन को कभी बंद कमरे में करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना दोबारा करने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या होती है? जहरीली गैस होती है, ब्राउन कलर की होती है। हाँ, और भारी गैस होती है, ऊपर नहीं उठती, नीचे बैठ जाती है। मतलब जब ये गैस बनेगी तो ये नीचे भागेगी, ऊपर नहीं भागेगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एयर से वेटेड गैस होती है। तो एक्चुअल में जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक पॉइजनस गैस होती है, ब्राउन कलर का। ये क्या बोलती है? ब्राउन फ्यूम देती है। अच्छा, साथ में ऑक्सीजन भी बनेगा भाई साहब, इसको तो भूल ही गए थे। ये भी तो आएंगे। ठीक है, ये भी आएंगे। चलो अब आप थोड़ा बच जाएंगे, क्योंकि ये पॉइजनस होती है, थोड़ा ऑक्सीजन आपको सपोर्ट करे, मतलब थोड़ा देर में मरेंगे, मरेंगे तब भी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा कर तड़प तड़प के मरेंगे जिसको बोलते हैं। ठीक है। अरे यार, मजाक कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है एकदम मारना चाह रहे हैं, मतलब हम तो बता रहे हैं। वो बोलते हैं ना, गेट के सामने लगे होते हैं बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कुत्ता कटवाना चाहता है वो, अरे बचाना चाहता है। ठीक है, कि कुत्ते से सावधान रहिए। ठीक है, वैसे मैं भी बता रहा हूँ कि जब रिएक्शन कीजिएगा तो कमरे के अंदर मत कीजिएगा, बाहर कीजिएगा, ताकि नाइट्रोजन उड़ उड़ जाए, आपके अंदर ना जाए। अच्छा, मास्क लगा लीजिएगा, कोरोना वाला मास्क खरीदे थे, लगाए तो है नहीं कभी, अब यूज कर लीजिएगा इस रिएक्शन को करते वक्त। ठीक है, चलिए। अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? वैसे तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ज्यादा कॉमन होता है वैसे इसमें, लेकिन अमोनियम डाइक्रोमेट NH4Cr2O7। और Cr2O7 के ऊपर 2 माइनस लगा होता है, तो यहाँ पर एक बेटा ये आएगा ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ये बेटा होता है वैसे तो ऑरेंज कलर का। किस कलर का? ऑरेंज। देखो, ऑरेंज समझ के खा मत लेना भाई साहब। ठीक है, ऑरेंज कलर का। अब इसको जब आप गर्म करते हैं तो ये बेटा सबसे पहले इसमें एक गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद निकलता है आपका H2O, उसके बाद आपका निकलता है Cr2O3। Cr2O3 जो कि सॉलिड कलर का होता है और ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा? ब्लैक कलर का। तो गरम करने से पहले इसका कलर होता है ऑरेंज, और गरम करने के बाद इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक। यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि गरम करने से पहले कलर बताओ, गरम करने के बाद कलर बताओ। तो भैया गरम करने से पहले ऑरेंज कलर का होता है, गरम करने के बाद ब्लैक। अच्छा, एक और खास बात इसके बारे में बताते हैं। इसको अगर आप एक पहाड़ की तरह से खड़ा कर दोगे और गर्म करोगे तो ये वॉल्केनिक रिएक्शन देता है। वॉल्केनिक रिएक्शन मतलब तो जैसे वो होता है ना, वॉल्केनो फटता है, वैसे ही फटता हुआ नजर आएगा और बहुत ही सुंदर दिखता है। कभी करके दिखाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई साहब सब देखने को मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो आपकी इच्छा। ठीक है, किस्मत आपकी, आपके किस्मत में लिखा ही नहीं था ये सब देखना, अच्छे अच्छे नज़ारे। ठीक है,
कौन कर सकते, किस्मत थोड़ी बदल सकते हैं आपकी, है ना। चलो अगली बात करते हैं कॉपर नाइट्रेट की। कॉपर नाइट्रेट, अब बेटा इतिहास गवाह है, कॉपर आयन है तो ब्लू कलर होगा, ये तो रिक्शे वाला भी बता देता है ना। चलो कॉपर नाइट्रेट क्या है, कॉपर नाइट्रेट आपका ब्लू कलर का होगा गर्म करने से पहले। लेकिन गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गर्म कर दोगे तो बना लेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, गर्म करने पर बनाएगा CuO, जो कि होता है बेटा किस कलर का, ब्लैक कलर का। और कॉपर नाइट्रेट को आप गर्म करेंगे तो ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर। और सबसे बड़ी बात, इसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की। तो ब्राउन कलर की आपको गैस में देखने को मिल जाएगी, पॉइजनस होगी। इसलिए बेटा बंद कमरे में मत करना, बाहर खुले में करना, ठीक है। अगर करने का मन है तो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, आगे चले। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट M इज M2SO4 का होल थ्राइस। M2SO4 का होल थ्राइस। अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं तो बेटा मेरा बनेगा M के ऊपर 3+ और SO4 के ऊपर 2-। यही तो होगा ना बेटा, क्रिस क्रॉस मेथड आपने ध्यान दिया होगा। M के ऊपर कितना प्लस आ जाएगा, 3+, और SO4 के ऊपर कितना माइनस आ जाएगा, 2-। अब कह रहा है फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड बताइए। अरे फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड सर ये लीजिए तुरंत, यहाँ पे कितना माइनस है, 1, तो आ गया M, Cl के नीचे क्या लग गया, 3+, तो 3, ये हो गया इसका फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है फॉस्फेट, M3+, PO4 3-। तो क्या बन जाएगा बेटा, MPO4, क्योंकि 3-3 है तो अच्छा थोड़ा और डिटेल में करवा देते हैं आपको। देखिए M के ऊपर 3+ है, PO4 के ऊपर 3- है, तो यहाँ पे आना चाहिए M3PO4 का होल थ्राइस। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या लिख लिया, MPO4। ये हो गया आपका सेकंड। तो ये इसके फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया। आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर थक गए हो तो वीडियो को यहीं पर रोक करके बाद में देख लेना। ज़रूरी नहीं एक बार में ही पूरा खाना दिन भर का खा लो, धीरे धीरे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार में खा सकते हो। दिन भर का खाना पूरे एक बार में खा लोगे तो पेट फट जाएगा, और एक बार में ज़्यादा पढ़ लोगे तो दिमाग फट जाएगा। तो आराम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी कि एक बार में हम पूरी वीडियो देखेंगे। अरे आराम से देख लेना, आप ही का फ़ोन है, आप ही का नेट है, कोई लेके भागा थोड़ी जा रहा है, ठीक है। और वीडियो भी हमने यूट्यूब पे डाल के ही रखी है, रहेगी ही, हम भी डिलीट थोड़ी करने जा रहे हैं, इतनी मेहनत कौन करेगा डिलीट करने के लिए, ठीक है। चलो डिफाइन एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस क्या होता है, एफरवेसेंस होता है कि गैस का escape, देखो यहाँ लिखा है एफरवेसेंस इज द escape ऑफ गैस फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन एंड द फोमिंग और फिजिंग दैट रिजल्ट फॉर द रिलीज। यार कोल्ड ड्रिंक पिए हो, पिए ही होगे, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक का जब आप ढक्कन खोलते हो तो एक फिज होता है, मतलब मुझे नहीं पता, बट वो एक साउंड सा निकलता है ना, उसको फिज बोलते हैं लोग। मुझे आप पता नहीं था कि इसको फिज बोलते हैं, मेरे बच्चों ने बताया 9th क्लास में जो थे, उन्होंने कहा सर इसको फिज बोलते हैं। हम क्या, अच्छा नया ज्ञान मिला, इस बार यूपीएससी के पेपर में आएगा ये, ठीक है। तो फिज क्या होता है बेटा, वो जो कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो एक आवाज निकलती है ना स्वीट सी, अच्छा सा लगता है, तो उसको फिज कहते हैं। अच्छा कोल्ड ड्रिंक का भी इतिहास बड़ा अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ प्रिजर्वेटिव डाला जाता था ताकि कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो। बाद में इसके सोल्यूशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जगह एक और सोल्यूशन ढूंढा गया कि इसको अगर डाल दिया जाए तो ये भी एक बेटर प्रिजर्वेटिव होगा। लेकिन जब उसको डाल करके कोल्ड ड्रिंक मार्केट में उतारी गई तो कोल्ड ड्रिंक लोगों को मजा ही नहीं आई। क्यों, क्योंकि लोग बोलते थे जब कोल्ड ड्रिंक गला ही ना काटे, थोड़ा इस टाइप का मतलब फिज टाइप का ना महसूस हो, कोल्ड ड्रिंक पीने का फायदा ही क्या। तो मार्केट में दोबारा कोल्ड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उतारी गई। बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की गई थी, वो चल नहीं पाए, कंपनी की घाटा लग गया, कंपनी बेचारी डूब जा रही थी, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसको ऐड करना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में इसलिए डाला जाता था क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करता था ताकि कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो, ठीक है। हालांकि इतिहास
थोड़ा सा पता था मुझे, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है मुझे लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एफरवेसेंस क्या होता है भाई, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब आप खोलते हो तो वो फिज करके एक साउंड निकलता है, तो वो क्या होता है, वो बेटा अंदर उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है कोल्ड ड्रिंक में। जब आप ओपन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, बाहर निकल जाती है उस सोल्यूशन से। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं बेटा, एफरवेसेंस कहते हैं। दिस इज द एस्केप ऑफ गैस फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन से में जो गैस डिसॉल्व्ड है वो बाहर निकल जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एफरवेसेंस कहते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे लैटिन वर्ब और ये सब छोड़ दीजिए, आगे पढ़ते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, जब आप एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन लोगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब उसमें इतना सब्सटेंस घोल दो कि अब घुल ही नहीं सकता, मतलब पूरा जितना उसकी ताकत है घोलने की पूरा घोल चुका है, वो पूरा डिसॉल्व कर चुका है, तो इसको कहते हैं बेटा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसमें आपने कोई रिएक्शन करवाई, उसमें एक सब्सटेंस निकल के आ गया जो इनसॉल्यूबल है, तो जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं बेटा प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, और इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इन एन एक्वस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इनटू एन इनसॉल्यूबल सॉलिड। वो जो सॉलिड होता है वो इनसॉल्यूबल होता है, तो इनसॉल्यूबल होता है फ्रॉम अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉलिड फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। जो सॉलिड है वो क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाई आइडेंटिफाइंग पी क्यू आर। अब यहां बेटा दिया है देखो, सोडियम 11, सोडियम 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल रहा है 11 है, 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता बेचारे को, तो हम निकाल लेते हैं, नहीं पता तो हम किस लिए हैं, हम तो निकालने के लिए ही हैं। तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 12। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का होता है बेटा 17Cl35, 17Cl35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं पता बेचारे को। अरे ये तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो देख के ही पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद अगला है यूरेनियम, यूरेनियम में दिया हुआ है, अच्छा सिंबल ही नहीं गायब, सिंबल ही गायब है बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना, 92, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा अलग से, नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना, 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा 146। ठीक है, तो इसका मतलब यूरेनियम का वैसे तो सिंबल होता है U, और एटॉमिक नंबर में आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहां लग जाएगा 92, और यूरेनियम का मास नंबर हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, तो 6 और 2 8, 9 और 4 3 एंड 2 238, तो 92 यूरेनियम 238 इज योर आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 92 यूरेनियम 238, फिलहाल ये मैं थर्ड डाल दे रहा हूं क्योंकि इतना स्पेस नहीं यहाँ लिखने के लिए। ठीक है, ये क्या है बेटा, एलिमेंट का नाम शायद गायब है, सिंबल दिया है थोड़ा मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसमें देख लेता हूँ, फ्लोरीन है आई थिंक। ठीक है, फ्लोरीन है 9, फ्लोरीन 19 है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है बट 19 है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 है। तो आपको सिंबल देख के तो यहाँ इससे मतलब ही नहीं हमको, हम सिंबल से ही पहचान लेते हैं, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबसे कोई मतलब नहीं, सिंबल ही देख के आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, क्लियर है बेटा, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टिंग्विश बाय हीटिंग द फॉलोइंग इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, कह रहा है कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इसको लीजिए और बिना कुछ मिलाए गर्म कर दीजिए। अच्छा, तो बेटा देखो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना NH4Cl, क्या होता है NH4
Cl। और आयोडीन, ये दोनों भाई साहब क्या करते हैं, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये वेपराइज होकर उड़ जाते हैं। आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा कभी बचपन में, किसका, सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन। तो ये जो NH4Cl है और ये जो I2 है, आयोडीन और NH4Cl, दोनों ही सब्लिमेट होते हैं, यानी इनको गर्म करेंगे तो ये वेपर बन के उड़ जाएंगे। अचानक से इनको सॉलिड में आप लोगे और ये डिसअपियर हो जाएंगे। इनके पास काला जादू है, ठीक है, ये इनके पास क्या है, काला जादू। ये तुरंत क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे ही आग लगाओगे गायब, जैसे ही आग लगाया गायब, ठीक है। तो जैसे ही नीचे से इनको हीट दिया ये गायब हो जाएंगे। तो कैसे गायब हो जाएंगे, वेपराइज कर हो करके, वेपराइज हो करके गायब हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। जिंक कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट, अच्छा, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। बेटा कभी भी कार्बोनेट आए ना तो मान के चलो उसको गर्म करने पर तुमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और जिंक ऑक्साइड मिलेगा। ये यही दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इसी तरीके से कॉपर है CuCO3, ये भी क्या बनाएगा, CuO प्लस CO2। अब CuO आप जानते हैं किस कलर का होता है बेटा, ब्लैक कलर का। CuO क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक, तो ये 2 नंबर का था, छोटा मोटा क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अगला कह रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय क्रिस क्रॉस मेथड। अमोनियम फास्फेट नंबर 1, अमोनियम के ऊपर बेटा होता है कितना, 1+, आपको याद करना पड़ेगा ये। फॉस्फेट के ऊपर बेटा कितना होता है, PO4 3-। क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करेंगे तो NH4 का होल थ्राइस PO4, इसका प्लस इसके आगे लग जाता है, जितना नंबर होता है इसका इसके आगे लग जाता है। क्रिस क्रॉस मेथड से हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। दूसरा कह रहा है नंबर 2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al3+, SO4 2-। ठीक है, सल्फेट मतलब SO4 2-। क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा 2, SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, मतलब इसका चार्ज इसके आगे, इसका चार्ज इसके आगे। क्लियर। थर्ड, फेरस कार्बोनेट, बेटा Fe के ऊपर 2+ होता है फेरस और कार्बोनेट होता है CO3 2-। तो बेटा यहाँ पर FeCO3, क्योंकि 2-2 हैं तो किसी के ऊपर कोई नंबर नहीं आएगा, या आएगा भी तो कैंसिल कर दिया जाता है, तो क्या बन जाएगा, FeCO3। तो तीनों का क्रिस क्रॉस मेथड से इस तरीके से लिख ले, 3 नंबर ये भी मिल गया आपको। बहुत नंबर पा रहे हो बेटा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। इतना नंबर पाओगे टॉप कर जाओगे, मजाक थोड़ी है, ठीक है। कंप्लीट द बैलेंस, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बेटा CuCO3 है, CuCO3 अभी बताया, इसको गर्म करोगे तो बेटा क्या होगा, एक तो बनेगा CuO, एक बनेगा CO2, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होता है, इसको आपको बैलेंस करना होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो एक ऑक्सीजन है तो पहले तो इसको 2 कर लो, क्योंकि यहाँ दो दो क्या होने चाहिए, 4 होने, यानी इवन नंबर में होने चाहिए ना बेटा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर O आपका 3 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ 2 कॉपर हो गया तो यहाँ 2 लगा लो बेटा। अब यहाँ 2 लगा लोगे तो कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गई, तो बेटा यहाँ 2 लगा लो। तो यहाँ 2 लगा लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन 2 हो गई, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 2 कॉपर 6 ऑक्सीजन 2 कार्बन, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन प्लस 2 कार्बन, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस जब आप गर्म करते हो तो बनता है KNO3, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। और ये बना PbI2, इसे बोलते हैं लेड आयोडाइड। ये होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ये क्या करता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। क्लियर। तो बस आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी थी बस, और बैलेंस करना। चलते हैं आगे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। सॉफ्ट वाटर का मतलब ये होता है बेटा, कुछ वाटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और सॉफ्ट वाटर को हम लोग अगर गर्म करते हैं तो इसकी जो हार्ड, मतलब कि इसका जो हार्डनेस है
वो दूर हो जाता है। ठीक है, अब कुछ वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप गर्म कर देंगे, गर्म करने के बाद आपका जो वाटर होगा वो सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो जो हार्डनेस है ये दो टाइप की होती है बेटा, एक तो होता है क्या कहते हैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। तो बेटा टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब होता है कि इसमें कार्बोनेट्स, चाहे वो कैल्शियम के हो चाहे वो मैग्नीशियम के हो, कार्बोनेट्स ऐड होते हैं। परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है क्लोराइड और सल्फेट, सल्फाइड सॉरी, क्लोराइड और सल्फाइड ऐड होता है। ठीक है, क्लोराइड और सल्फाइड जो ऐड होता है तो परमानेंट हार्डनेस होता है। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है बेटा इसको बॉयल करके हटाया जा सकता है। तो जब बॉयल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बॉयल करने पर क्या होगा, बॉयल करने पर आपका ये जो इसका हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद ये वाटर क्या बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर। तो जिन वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, सल्फाइड, क्लोराइड ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और परमानेंट हार्ड वाटर वो होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या मिक्स होंगे, क्लोराइड और सल्फाइड। इनको बॉयल करके, अब अगर कोई परमानेंट हार्ड वाटर है तो उसको बॉयल करके उसके अंदर की हार्डनेस नहीं निकाली जा सकती, उसको हम लोग केमिकली ट्रीट करते हैं तभी उसका हार्डनेस खत्म होता है। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, आगे चलें। ओके, अब है राइट एनी वन ऑब्जर्वेशन इन द केस ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बीइंग हीटेड। तो अमोनियम डाइक्रोमेट है भाई साहब, अभी बताया था ऑरेंज कलर का क्या होता है, सब्सटेंस होता है। इसको वॉल्केनिक रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ये जब गर्म हो करके क्या करता है, मतलब जब इसको रिएक्शन करवाई जाती है अमोनियम डाइक्रोमेट को, तो ये ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बना देता है। क्लियर है बात? अभी जस्ट पीछे पढ़ाया है तो आप पीछे से उसी को कॉपी कर सकते हैं। अगला है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो बना लेगा बेटा CuO, जिसको हम लोग क्या बोले थे अभी, ब्लैक कलर का होता है ये सब्सटेंस, और बनाएगा क्या, ब्राउन कलर का पॉइजनस गैस, जिसको मैंने आपको अभी बताया था कि बेटा बंद कमरे में मत करना, और एक बना लेगा O2। ये तीन चीजें बनेंगी। ठीक है, चौथा है, तीसरा है ब्लू वाइट्रियोल। ब्लू वाइट्रियोल कहते किसको हैं, पहले तो ये समझो, ब्लू वाइट्रियोल बोला जाता है कॉपर सल्फेट को। किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को। ब्लू वाइट्रियोल किसको बोला जाता है बेटा, कॉपर सल्फेट को, यानी CuSO4। अब ये होता क्या बेटा, ये हाइड्रेटेड होता है, .5H2O भी लगा होता है यहाँ पे, तो इसका कलर होता है बेटा ब्लू, इसीलिए इसको ब्लू वाइट्रियोल बोलते हैं। अगर इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो हाइड्रेटेड यानी H2O है ये बाहर निकल जाएगा एट वेपर के फॉर्म में, और ये जो आपका ब्लू वाइट्रियोल होगा ये बदल जाएगा व्हाइट कलर में। ठीक है, लेकिन तब इसको व्हाइट वाइट्रियोल नहीं कहेंगे, इसको ब्लू वाइट्रियोल ही बोला जाता है। तो लेकिन इसका कलर क्या हो जाता है, सिर्फ बदल जाता है। तो आपका जो CuSO4.5H2O है, जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपका ये क्या बनता है, CuSO4 बन जाता है। क्लियर? बस आगे चलते हैं। गिव द फॉर्मूला शोइंग द वैलेंसी फॉर द फॉलोइंग। क्रोमेट की वैलेंसी बताना है और स्टैनिक की वैलेंसी बताना है। तो क्रोमेट जो आयन होता है बेटा वो होता है CrO4 का ऊपर 2-, ये रेडिकल है, तो ये जो रेडिकल है यही वैलेंसी शो करता है। अगर ये आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट वैलेंसी लिख सकते हो, दैट इज इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा 2। और स्टैनिक जो होता है इसके ऊपर 4+ होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 4। अब ये आपकी बुक में पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ है बेटा, इसको थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री है तो याद तो करना ही पड़ेगा, हर चीज समझ के काम चल नहीं सकता है ना। आगे बात करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑन द गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज। इन केमिकल चेंजेस का हमको एग्जांपल देना है। अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, अरे बेटा फोटोकेमिकल रिएक्शन बायोलॉजी में पढ़ पढ़ के दिमाग घिस गया है तुम लोगों का। कौन सा रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। ऐसा रिएक्शन जो
लाइट के प्रेजेंस में हो उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पहला क्या है, ग्लूकोज बनता है, जैसे CO2 जोड़ लिया प्लस H2O जोड़ लिया, प्लस यहां पर आपको पता है क्या होता है, सनलाइट, उसके बाद नीचे क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, और क्या बना देता है बेटा, C6H12O6 प्लस O2। इस रिएक्शन को ही हम लोग, अब इसको बैलेंस कर लेना, बस यही क्या हो गया, आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया। बैलेंस अगर आपको नहीं आता है तो मैं कर सकता हूँ, और अगर नहीं आता है तो कर लीजिएगा। वैसे आप ट्राई कीजिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा, इससे आप सीख भी लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। उसके बाद टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड। बेटा दो ऐसे गैसेस जो आपस में मिल करके वाइट सॉलिड फॉर्म करती हैं, वो एक गैस है HCl और एक गैस है NH3, यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस और अमोनिया गैस जब आपस में मिलती है तो क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड बना लेता है, और ये वाइट कलर का सॉलिड होता है। तो दो गैस आपस में डिसॉल्व होकर के क्या बनाई, वाइट सॉलिड बनाई। मतलब HCl और अमोनिया मिलकर के क्या बना लेगा, व्हाइट सॉलिड कलर का NH4Cl बना लेगा। तो आपको एग्जांपल ही देना है, अ रिएक्शन वेयर कलर चेंज इज नोटिस्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें कलर चेंज नोटिस किया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल, CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे ब्लू कलर का सोल्यूशन था, यहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया, कलर चेंज हो गया। लो, कलर चेंज के तो मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए पूरे वीडियो में कि पूछो ही मत, कुछ भी लिख डालो, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, सी ऑप्शन, सी वाला, डिफाइन कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है बेटा, कोवैलेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के पास उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। उसकी भाई अरे यार है 5 electrons presence in the outermost orbit of nitrogen, but nitrogen can share only 3 electrons because nitrogen needs to stable and forms octet। तो ऑक्टेट बनाने के लिए उसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की जरूरत पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है नॉन परमानेंटली किसी को, जिससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भैया कोवैलेंसी वो होती है कि जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके, एन एटम विच कैन शेयर, मतलब इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा लिखूंगा तभी मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो एन एटम, सॉरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can share by any atom, a number of electron which can shared by any atom is known as covalency, ठीक है, इज नोन एज कोवैलेंसी। इस तरीके से आप कोवैलेंसी के एक सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हो, और एग्जांपल के लिए आप यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, किसी को भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब वो क्या करता है, वैसे तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेटा किसी के साथ, इसलिए उसकी कोवैलेंसी क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। डिफाइन एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को डिफाइन कीजिए। तो अल्फा पार्टिकल बेटा होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम क्या होता है, 2He4। इस हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, यानी He2+। He2+ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल। यानी आप अल्फा पार्टिकल अगर कोई आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज known as अल्फा पार्टिकल, known as अल्फा पार्टिकल। क्लियर। हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस,
बेटा एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको अभी तक तो नहीं बताया, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगा बेटा, वो रिएक्ट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। वहां पर क्या था, कैथोड रेज निकल रही थी, याद होगा आपको, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, डिस्चार्ज ट्यूब। अरे ऐसे था ना यार, देखो ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, यहाँ से क्या होती, कैथोड रेज निकल रही थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो क्या होता है, ये जो कैथोड रेज होती बेटा, कैथोड रेज, इनके रास्ते में आप एक मेटल रख दीजिए, हैवी मेटल। हैवी मेटल, हैवी मेटल रखने का मतलब कि आप जब इनके ऊपर हैवी मेटल रखेंगे और जैसे ही ये कैथोड रेज उस हैवी मेटल से टकराएंगी, वैसे ही एक नई टाइप की रेज प्रोड्यूस करेंगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरे। क्या बोलते हैं, एक्सरे। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगा, व्हेन, लिख सकते हैं आप, व्हेन कैथोड रेज, कैथोड रेज इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन अ हैवी मेटल, हैवी मेटल, ठीक है, ऑन अ हैवी मेटल, देन एक्सरे, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, एक्सरे क्या होंगी बेटा, प्रोड्यूस्ड होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 20 कैल्शियम 2+, 20 कैल्शियम 2+, तो बेटा 20 कैल्शियम 40, सॉरी 42+। तो कैल्शियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 8 8 8 16 2 18 2 20, यही होगा बेटा। 2+, 2+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो क्या हो जाएगा, तब इसका कैल्शियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,8। क्लियर है, आगे चलते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, लिखा हुआ है NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, भाई साहब ने बनाया Na2SO4 प्लस पानी H2O, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बेटा यहाँ एक सोडियम है, यहाँ कितने हैं, दो, फटाक से यहाँ 2 लगा दो, ठीक। जैसे ही 2 लगाए सोडियम बैलेंस हो गया। सल्फर एक ही है, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन 2 और 4 6, यहाँ कितनी है, यहाँ पर एक है, तो इसको पहले इवन नंबर में बदलेंगे। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, पहले हाइड्रोजन को देख लो तब वहां लगाओ। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 4, तो यहाँ बेटा मैं 4 हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो यहाँ पर सॉरी 4 लगा दूंगा तो 8 हो जाएगा। अरे कभी कभी बदमाशी करता है ये मेरा बोर्ड, ठीक है, रबर ओबर देता ही नहीं है, कहता है नहीं मिटाने दूंगा, जो करना हो कर लो, समझे। चलो तो 2H2O तो 4 हो गया। अब 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितने हैं, 2 4 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया बेटा। 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक सल्फर, हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4, 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया बेटा, सिंपल। अगला लिखते हैं। अरे ये इतना आसान था, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अगला देखते हैं, नंबर 2, K2CO3 प्लस HCl क्या बना, KCl बना, H2O बना, प्लस CO2 बना। इसको हमें करना है बैलेंस। K2 है
तुरंत मैं यहाँ उछल करके 2 लगा दूंगा, ठीक है। पोटेशियम 2 है तो भाई 2 करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। कार्बन 1 है बेटा, उधर कार्बन 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी 1 है, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन उधर 2 है बेटा, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन किया तो क्लोरीन यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गया, ठीक। तो K2 पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, बैलेंस हो गया, पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, सिर्फ एक चीज बचा, ऑक्सीजन। ये इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर है ऑड नंबर में, तो पहले इसको बेटा इवन बनाना पड़ेगा। अब इवन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा, नहीं बैलेंस तो था, सॉरी, एक सेकेंड, इस ऑक्सीजन पे तो ध्यान ही नहीं दिए, एक ऑक्सीजन ये, 2 ये, 3 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड हो गया बेटा, बस रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो गई, तो कुछ नहीं करना है। पोटेशियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है बेटा। चलो आगे, अ कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ऐसे कार्बोनेट जिनको गर्म करने पर वो डिकम्पोज नहीं होते, तो एक तो है बेटा सोडियम कार्बोनेट और एक है बेटा पोटेशियम कार्बोनेट। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और पोटेशियम K2CO3, ये 2 कार्बोनेट ऐसे हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं बेटा, आग की औकात नहीं है इनको अलग कर पाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि पानी से के साथ रिएक्शन करके जल जाता है। पोटेशियम भी कुछ वैसा ही, ये तो हवा में जलने लगता है, इसको तो आप निकाले नहीं कि हवा में बर्न होना स्टार्ट कर देता है। तो इतने रिएक्टिव एलिमेंट है, आग हो की औकात ही नहीं है कि इसको क्या कर पाए, कार्बोनेट से अलग कर पाए। तो ऐसा कार्बोनेट जिसको हीट करने पर ये डिकम्पोज नहीं होता, वो कौन से होते हैं, एक तो सोडियम कार्बोनेट, एक क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, आर द 2 कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटेड। अ नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस एज द ओनली गैस ऑन हीटिंग, सिर्फ भैया पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट एक ऐसे नाइट्रेट हैं जो गर्म करने पर सिर्फ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वैसे नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे, अभी आपने देखा कॉपर नाइट्रेट हम गर्म कर रहे थे, क्या बन रहा था, NO2 गैस बन रहा था, ब्राउन कलर का पॉइजनस गैस। अभी पीछे मैंने बताया था कि बंद कमरे में आप ये रिएक्शन मत कीजिएगा, सारी चीजें आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है और जो सोडियम नाइट्रेट है, ये क्या होता है, इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती, सिर्फ कौन सी गैस निकलती है बेटा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अ नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन गैस ऑन हीटिंग, तो अभी तो एग्जांपल दिया बेटा, CuNO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म करो, CuO बना ब्लैक कलर का, NO2 बना ब्राउन कलर का गैस, और साथ में क्या बन गया, O2। अभी आपको कई बार ये रिएक्शन मैंने बताया। तो एक ऐसा नाइट्रेट जो प्रोड्यूस करे किसको, ब्राउन कलर की गैस को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकंड बेटा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिस्ट 1 एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट वाटर, एक एडवांटेज बता दीजिए सॉफ्ट वाटर का। तो भैया एक एडवांटेज यही है कि ये क्या करता है, साबुन यानी सोप के साथ क्या करता है, अच्छे से फ्यूम्स देता है, यानी झाग देता है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और क्या भाई, एक एडवांटेज में और क्या ही लिख लोगे, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर का एक एडवांटेज बताइए, हार्ड वाटर टेस्टी होता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मिनरल्स ऐड होते हैं, पीने के लिए अच्छा होता है। तो भैया एक एक एडवांटेज लिखना है, कुछ भी लिख डालो, इतना तो आप लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिख पाते हो तो मैंने एक एक बता दिया आपको, ठीक है। बाकी सॉफ्ट वाटर का यूज और भी जगह पे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में सोल्यूशन बनाने के काम में आ जाता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के कई यूजेस हैं, जरूरी नहीं कि आप एक यूज ही लिखें, ठीक है। तो आप ढेर सारे यूजेस आपके बुक में दिए हुए हैं,
उसमें से कोई भी एक जो आपके मन पसंद हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। हार्ड वाटर हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया। चलो, एलिमेंट एक्स वाई जेड हैव एटॉमिक नंबर 6, 9, 12। हाँ, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है तो इसको समझते हैं। 6 है बेटा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। 9 है बेटा तो इसका हो जाएगा 2,6 नहीं सॉरी 2,7। क्या हो जाएगा 2,7। और 12 है तो हो जाएगा 2,8,2। ये तीन चीज हो गया। विच वन फॉर्म्स एन एनायन? एनायन का मतलब क्या होता है बेटा? निगेटिव या पॉजिटिव? ध्यान होना चाहिए, एनायन का मतलब होता है बेटा निगेटिव, निगेटिव आयन। और कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन। तो बेटा यहाँ पर एनायन कौन फॉर्म करेगा? जो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन तो मुझे सिर्फ ये 9 वाले की दिख रही, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? एनायन बना देगा। ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन वाई एंड जेड। तो बेटा वाई है 9 और जेड है 12, तो एनायन और कैटायन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनता है? तो भैया इतिहास गवाह है, एनायन और कैटायन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है बेटा? इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द बेसिक एंड द एसिड रेडिकल इन KMnO4। भैया KMnO4 में आपको एसिड और बेसिक रेडिकल बताना है। तो भैया K प्लस MnO4, MnO4, MnO4 माइनस, ये हो गया। तो बेटा जो पॉजिटिव रेडिकल होता है वो क्या होता है? वो बेसिक फॉर्म करता है, बेस फॉर्म करता है, तो इसको बेसिक रेडिकल कहेंगे। जो निगेटिव रेडिकल होता है वो क्या फॉर्म करता है? जनरली एसिड फॉर्म करता है, तो इसको हम एसिडिक रेडिकल कहेंगे। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई रेन वाटर डज नॉट लीव बिहाइंड कंसेंट्रिक रिंग्स व्हेन बॉइल्ड। जब हम नॉर्मल पानी को किसी कांच के बर्तन में ले करके गर्म करते हैं तो उसमें जब पूरा पानी का क्या होता है? वेपराइज हो जाता है, तो नीचे एक रिंग फॉर्म होती है। लेकिन बारिश के पानी में ऐसा नहीं होता। तो बारिश के पानी में ऐसा इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि बारिश के पानी में मिनरल ही नहीं है। और जब मिनरल ही नहीं होंगे तो बेटा जब इवेपरेशन के बाद बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो इवेपरेशन के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए जब रेन वाटर को हम लोग गर्म करते हैं तो उसके अंदर रिंग्स फॉर्म नहीं होती है। रिवर एंड लेक्स डू नॉट फ्रीज इजिली। रिवर और लेक ज्यादा फ्रीज नहीं होते आसानी से। क्यों? क्योंकि बेटा जो वाटर और आइस होता है, वाटर एंड आइस इज अ इंसुलेटर या बैड कंडक्टर लिख सकते हो, क्योंकि पूरी तरीके से तो इंसुलेटर होता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये बहुत ही बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो इसीलिए वाटर में ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है जल्दी और ना ही हीट क्या करती निकलती है। तो इसलिए जो आपका रिवर और लेक होता है जल्दी फ्रीज नहीं होता है। एफरवेसेंस इज सीन ऑन ओपनिंग अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर। तो सोडा वाटर के अंदर जब हम कैप खोलते हैं तो एफरवेसेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम क्या करते हैं, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर में भरी जाती है वो काफी हाई प्रेशर पे भरी जाती है, और जब हम ढक्कन खोल देते हैं तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर क्या होता है बेटा? कम होता है। तो हमेशा गैस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहती है, इसलिए जैसे ही ढक्कन खुला वैसे ही सारी गैस कहाँ भागना शुरू कर देती है? लो प्रेशर की तरफ, यानी वो सॉरी आपके एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो इसलिए एफरवेसेंस हमेशा क्या होता है? वाटर सोडा वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि उसके जो मास नंबर है वो अलग अलग होता है। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था आपको C612 और C614। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग हो सकती है। इवन इनकी डेंसिटी अलग हो सकती है, इनका
बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी, ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास नंबर पे और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, याद रखिएगा। तो जिनके एटॉमिक नंबर अलग होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, और जिनके एटॉम मास नंबर अलग होंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। विच पार्ट ऑफ एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड? अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा, क्या ढूंढा था उन्होंने? न्यूक्लियस, ठीक है, क्या ढूंढा था? न्यूक्लियस। अरे यार रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़े हो? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, पढ़े होगे ना। तो रदरफोर्ड ने क्या ढूंढा था? न्यूक्लियस ढूंढा था, ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी। आगे चलते हैं। स्टेट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। एक मेजर ड्रॉबैक क्या था? एक मेजर ड्रॉबैक था बेटा कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो इनकी एनर्जी में क्या आ जाएगी बेटा? इनकी एनर्जी में डिक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनर ऑर्बिट में आएगा, धीरे धीरे और कम होगा तो और इनर ऑर्बिट में आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा बेटा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में अगर गिर गया तो एटम पॉसिबल नहीं है, एटम पॉसिबल नहीं है तो मैटर पॉसिबल नहीं है, मैटर पॉसिबल नहीं है तो दुनिया पॉसिबल नहीं है, दुनिया पॉसिबल नहीं है तो हम पॉसिबल नहीं है। अब हम पॉसिबल हैं तो भैया मैटर भी पॉसिबल होगा, न्यूक्लियस में ऐसा होता भी नहीं होगा, एटम में ऐसा होता भी नहीं होगा। बट रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें यही दिख रहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर ऐसा होता तो कुछ पॉसिबल नहीं होता। अब सब कुछ पॉसिबल है तो ऐसा होता नहीं होगा। अब ऐसा होता नहीं है तो क्यों नहीं होता है बता दीजिए। तो रदरफोर्ड भाई साहब हमको कुछ बता नहीं पाए, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मेजर ड्रॉबैक ऑफ, मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? अब आपके आते हैं, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। लाइक एक है लेड नाइट्रेट, देखो यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस, गरम किया PbO आया, NO2 आया, O2 आया। अब ये क्या होती है? ब्राउन कलर की गैस होती है, इतनी बार बता चुका हूँ, याद हो गया होगा बेटा, पॉइजनस होती है, बंद कमरे में नहीं करना है। PbO क्या होता है बेटा? ये लेड ऑक्साइड कहलाता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। याद हो गया होगा कि अगर नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इतनी बार बता चुका हूं बेटा, ठीक है। अगला क्या है? अगला कह रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको भी अभी बताया था कि अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप गर्म करेंगे तो बेटा आपका क्या होता है? अमोनिया, यहाँ पीछे आते हैं, देखिए आपको रिएक्शन दिखा देता हूं मैं, एक सेकेंड, रिएक्शन आपको मैं, ये रहा, देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट को मैंने क्या किया था? गर्म किया था। ये देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट, ये क्या था? ऑरेंज कलर का था। किस कलर का था? ऑरेंज कलर का था। और ऑरेंज कलर के बाद इसने क्या बनाया? इसने एक नाइट्रोजन गैस बनाया, वाटर बनाया और Cr2O3 बनाया, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस था। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो ऑरेंज कलर से कन्वर्ट होकर के किस में चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा ब्लैक कलर का हो जाएगा, और यहीं से आपका ये पेपर हो जाता है खत्म। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी कॉलेजेस के पेपर का सलूशन अगर देखना हो तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चिपक जाइए फेविक्विक लगा करके, हिलिएगा ही मत कहीं पे। आपको सारे इलाहाबाद के जितने कॉलेजेस हैं सबके पेपर का सलूशन यहाँ पर मिलेगा। हमारे और भी टीचर्स हैं जो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तो मैं ही पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर, बायो के, सब के सलूशन डाले जाएंगे और आप इसको देखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।